Hello students, myself Amitabh Soni as your biology mentor. Now we will discuss about the next and the one topic, that is mechanism of सेलुलर रेस्पिरेशन। आज हम लोग बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के रिलेटेड में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, और आज बात करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसको हम लोग कह रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की आज हम लोग बात करेंगे, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन which is completed in the three steps, means in living organism these cellular respiration which are completed in three process, that is called glycolysis, Krebs cycle and terminal oxidation ये जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन है, बेसिकली इस टर्मिनल ऑक्सीडेशन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं ईटीएस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरा वो जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन और ईटीएस जो है विच इज ए पार्ट ऑफ दिस टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इतनी चीजें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है इस पर्टिकुलर सेलुलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म के रेफरेंस में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ए ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस की अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग इस ग्लाइकोलिसिस की यहां बात करें तो यहां पे ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है स्वीट शुगर, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये जो ग्लाइकोलिसिस है, में स्वीट शुगर का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तो हमारा क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लूकोज होता है वो जब टूटेगा तो बेसिकली पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ग्लाइकोलिसिस का पर्पस हो गया ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और बनेगा क्या, पायरुविक एसिड। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्रेक करेगा पायरुविक एसिड में, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होता है। कितने कार्बन कंटेनिंग, 3 कार्बन कंटेनिंग, और ये ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे इस पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2। और इस ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो होता है वो होता कहां है, साइटोप्लाज्म में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस which takes place in cytoplasm, चाहे वो यूकैरियोट हो और चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, मींस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर ये जो ग्लाइकोलिसिस है कहां होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। और ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, बार बार यहां बोल रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज, बिकॉज ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इट इज ऑलवेज यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है वो हमारा पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो यहां यूटिलाइज नहीं होता। कौन सा यूटिलाइज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। इस अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज ए ग्लाइकोलिसिस रिजल्ट्स। दूसरी चीज की ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस which takes place in presence or absence of oxygen, मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारी ये ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इस ग्लाइकोलिसिस को 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, इनका नाम है एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पेरेनस। ये 3 जर्मन साइंटिस्ट हैं, और इन्हीं साइंटिस्ट के ऑनर में इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस का नाम हो गया ईएमपी पाथवे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ये जो ईएमपी पाथवे है, ये ईएमपी पाथवे
जिस कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज कॉल्ड द एमेंडन-मेयरहोफ-पेलनस पाथवे। ये तो बात हुई इस ग्लाइकोलिसिस के डिस्कवरी के रेफरेंस में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। ये इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप रिडक्टिव प्रोसेस है, 10 स्टेप्स रिडक्टिव प्रोसेस। और इन स्टेप्स के अंदर मोस्टली स्टेप्स आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट 1, 3rd एंड लास्ट। आप यहां कह सकते हैं most of the step are reversible. Most of the steps are reversible and this is a 10 steps process. ये 10 steps process है। ये जो 10 steps process है ये mostly steps are reversible except, यहीं पे मैं लिख देता हूं, except फर्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, दैट इज द 10th स्टेप। ये तीनों स्टेप को छोड़ के मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर रिवर्सिबल। द लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस बेसिकली जो 10 स्टेप्स है, ऑल दिस स्टेप्स आर एंजाइमेटिक, और मोस्ट ऑफ द स्टेप में जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, जो एंजाइमेटिक प्रेजेंस में होगी, उनके अंदर Mg+2 आर एक्ट एज अ कोफैक्टर। यहां पे Mg+2 act as a cofactor, और इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर there is no decarboxylation will take place, no decarboxylation will take place। तो यहां पे ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस के कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट कि इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं, इनके अंदर कोई ग्लाइकोलिसिस में डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। Mg+2 वहां एक्ट एज कोफैक्टर्स होते हैं, जो भी एंजाइमेटिक स्टेप्स होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के रेफरेंस में। दूसरी हम लोगों की यहाँ बात हो रही है इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलिसिस की, बात करते हैं मैकेनिज्म के रेफरेंस में, इसकी मैकेनिज्म जो है वो कैसे हम लोग देखते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इस मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे हम लोगों की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखेंगे कि ये जो स्टेप है ये ग्लाइकोलिसिस है, और इस ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द 10 लाइंस। अगर आप गौर से देखें तो ये 10 लाइंस ड्रॉ हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 6, 7, 8 और 9 एंड 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनडायरेक्टली ऐसे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एक, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये हम यहाँ लिखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और ये अल्फा डी ग्लूकोज को फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्टेप्स ऐसे ड्रॉ करेंगे। वो यहाँ ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे कुछ याद रखें कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ग्लूकोज है, ये स्टूडेंट की तरह होता है। कैसे होता है, आपके स्टूडेंट्स की तरह। और ये यहाँ पे क्या करता है, बिजनेस करने निकलता है, और बिजनेस के पास इसका पैसा नहीं होता, तो क्या करता है, ये ग्लूकोज इस मार्केट से 1 एटीपी का लोन ले लेता है। कितने एटीपी का, 1 एटीपी का लोन ले लेता है, और ये बन जाता है किसमें, जब इसको एटीपी का लोन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ग्लूकोज का हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन। और जब ये फॉस्फोराइलेशन होती है बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बना, बेसिकली ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरुविक एसिड तो बना नहीं, बिजनेस सक्सेस हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये ग्लूकोज अपना नाम बदल देता है। नाम बदल देगा तो इसका नाम रख लिया इसने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। जैसे ही इसने नाम चेंज किया तो फिर फर्दर मार्केट से ये 1 एटीपी का फिर लोन लेगा, और इस एटीपी का लोन लेकर के बदल जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर। यहाँ पे ये हो गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये यहां पे लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट।
आगे बात करें तो यहाँ पे ये जो स्टेप हमारा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, अल्टीमेटली ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं यहां से लेकर के और ये जो स्टेप हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलेंगे? प्रिपरेटरी फेज। और अगले जो स्टेप्स हैं स्टेप नंबर 3 से लेकर के और 10 तक इसको हम लोग बोलते हैं पे ऑफ फेज। दैट इज कॉल्ड पे ऑफ फेज। तो ये प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट भी बन गया, 2 एटीपी का लोन भी ले लिया, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो गया? जीरो, पायरुविक एसिड बना नहीं और बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। यहाँ पे ये पायरुविक एसिड नहीं बना और अल्टीमेटली बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ। तो जब बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से मैं कोशिश कर रहा था कि जो ब्लैक कलर का जो डॉट बन गया है बाय मिस्टेक ये रिमूव हो जाए, कोई बात नहीं, हमारा काम हो सकता है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन द इस ग्लाइकोलाइसिस को एक्सप्लेन करते हैं आगे। ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, पायरुविक एसिड बना नहीं, तो 2 करोड़ का लोन भी ले रखा है, टेंशन हो गई इसे, और टेंशन की वजह से क्या हो गया? पागल हो गया। क्या हो गया ये? अल्टीमेटली व्हिच इज कॉल्ड एज ए पागल। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे पागल, जिसको हमने कहा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको हम लोग पीजीएल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीजीएल, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। कितने कार्बन कंटेनिंग? दैट ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजीएल। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, जिसको मॉलिक्यूल्स बनेंगे कितने? 2। यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे? 2, क्योंकि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स है? ये 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है और ये भी 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, 2 करोड़ का लोन ले रखा है, 2 एटीपी का लोन ले रखा है और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? जीरो। तो क्या हो गया? पागल हो गया। अब इस पागल को अगर किसी कमरे में बंद कर दें तो सबसे पहला इसका क्या सोचता है? ये सोचता है एक पागल और आ जाए तो बढ़िया रहेगा, बातचीत होगी, टाइम पास होगा, यही सोचेगा ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पे इस स्टेप पे, स्टेप नंबर जो 5 है बेसिकली, इस स्टेप नंबर 5 पे ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे दिखाया है, जबकि यहाँ पे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना बन के इस पीजीएल से अगर हम यहाँ बात करें तो जब ये पीजीएल बनता है, इस पीजीएल से वाटर मॉलिक्यूल्स और HPO4, ये वाटर मॉलिक्यूल्स और HPO4 यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। इसका नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 डाई पीजीएल के अंदर। ये 1,3 डाई पीजीएल बनेगा, जो स्टेप नंबर यहाँ 5 इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पीजीएल कन्वर्ट हो गया DHAP में। इसको हम लोग बोलते हैं DHAP। ये स्टेप नंबर 5 नहीं है, ये स्टेप नंबर 5 एग्जैक्टली दिस इज स्टेप नंबर 5। ये है स्टेप नंबर 5। ये स्टेप नंबर 5 पे इस पीजीएल से क्या बनेगा? 1,3 डाई पीजीएल बनता है। तो ये जो 1,3 डाई पीजीएल बनेगा ये स्टेप नंबर 5, और उसके बाद इस 1,3 डाई पीजीएल से क्या बनेगा? 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब ये जो 1,3 डाई पीजीएल है, जब ये 1,3 डाई पीजीएल से डिहाइड्रोजनेशन होगा, जब यहां डिहाइड्रोजनेशन होगा तो यहां NAD से NADH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन मिल जाएगी किसको? इसने हाइड्रोजन रिलीज की। ये क्या है? यहां होगा एल्डिहाइड ग्रुप और इससे जब बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम लोगों ने यहां लिखा है 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट और यहां बन गया NADH2। ये NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिकॉज यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? पीजीएल के। ये बात क्लियर है? तो ये जो 5th नंबर स्टेप है, ये स्टेप जो 5th है, ये बेसिकली कैसा है? नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। ये स्टेप कैसा है? इस स्टेप को नॉन एंजाइमेटिक स्टेप बोलते हैं। दिस इज ए नॉन एंजाइमेटिक स्टेप। और ये जो नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज होता है और बन क्या जाता है? 1,3 डाई पीजीएल। यहाँ पे 1,3 डाई पीजीएल वाला ये स्टेप यहाँ पे मिसिंग, इन्होंने स्टेप नंबर 5 यहाँ लिखे, बट which is not the step number 5. Step number 5 is this is non enzymatic step, and later on this
1,3-DiPGL चेंज इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये क्या करता है, यहाँ पे ग्लिसरिक एसिड है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और यहाँ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना तो हाइड्रोजन रिलीज होगी और वो हाइड्रोजन लिया किसने, एनएडी ने। इस एनएडी की अगर बात करें तो इस एनएडी का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये रिड्यूस हो गया NADH2 में कन्वर्ट हो गया। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड चेंज हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज कर देता है। कौन दे देता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये एडीपी लेके एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये एडीपी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे पहली बार जो होता है वो होता है फर्स्ट एटीपी जनरेशन। इसको आप देख सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट एटीपी जनरेशन। यहाँ पहली बार एटीपी का जनरेशन हुआ, यहाँ तो एटीपी आपने यूटिलाइज की, ये एटीपी तो क्या किया, यूटिलाइज, और यहाँ पे एटीपी क्या हो रही है, बन रही है। दूसरी चीज यहाँ जब एटीपी बन रही है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवेलेबल कराता है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिया और वो एटीपी को मिला और एडीपी से बन गया एटीपी, पहला एटीपी मॉलिक्यूल्स बना। और यहाँ भी इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं 2 2 2 2 ये सब 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये सब है कितने, 3 कार्बन के। ये सब कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं सारे। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है और 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है स्टेप नंबर 9 पे। फाइनली ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है और ये मिल जाता है इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस पर्टिकुलर एडीपी को, जो बना देता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इस स्टेप पे सेकेंड टाइम एटीपी जनरेट होती है। सेकेंड टाइम क्या होती है, एटीपी जनरेट। इसको हम लोग बोलते हैं SLP, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और बन क्या जाता है पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल्स, 2। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो 3 स्टेप हैं ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है, विच इज योर प्रिपरेटरी फेज। किसके लिए प्रिपरेशन कर रही है, पागल होने के लिए। और जब पागल होगा तो पागल से 2 पागल और 2 पागल से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना है। ये बात क्लियर है। तो अगर आपसे डायरेक्टली अगर आप रटना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस ग्लाइकोलाइसिस में जो 10 स्टेप्स हैं इसमें अगर गौर से देखें तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 इरिवर्सिबल स्टेप। यहां तक बात क्लियर है। यहां पे जो एंजाइम्स हैं वो सब एंजाइम के नाम लिखें। देखिए ये एंजाइम आपको रटने नहीं है, यहाँ पे एंजाइम्स आपको याद करने हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक्स है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे एटीपी का ब्रेकडाउन है या एटीपी बने, एटीपी का क्या हो, ब्रेकडाउन हो या एटीपी बने, वहां पे एंजाइम का नाम लिखेंगे काइनेज। क्या लिखेंगे, काइनेज। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जो पहला स्टेप है, यहाँ पे एटीपी क्या हो रही है, टूट रही है। जहां फॉस्फोराइलेशन हुआ तो यहाँ एटीपी का नाम हो जाएगा काइनेज। अगर हम इस पूरे एंजाइम की बात करें, फुल नेम की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज। स्टेप नंबर 1 पे। स्टेप नंबर 2 जो है वहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। दोनों भाई भाई थे, नाम ही बदला था, इसलिए नाम कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हैं। इसका नाम हो जाएगा आइसोमरेज। यहाँ एंजाइम का नाम हो जाएगा आइसोमरेज, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वो ज्यादातर एंजाइम्स नहीं पूछे जाते। जो एंजाइम के नाम में यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं उनके नाम नॉर्मली नहीं पूछे जाते। यहाँ पे नाम नहीं पूछेगा, लेकिन जिसको अंडरलाइन नहीं किया उनके नाम जरूर पूछेगा। स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज इट इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप। इसको अगर हम लोग कहें, दिस स्टेप इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप। दिस इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप। ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और ये रेट लिमिटिंग स्टेप पूरे ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करता है। और इस एंजाइम का नाम क्या होगा, अगर हम सिंपल बात करें तो मैंने बोला एटीपी का ब्रेकडाउन हो या एटीपी बने, यहाँ एटीपी का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, काइनेज। यहाँ एंजाइम हो जाएगा काइनेज। पूरे एंजाइम की बात करें तो इसका नाम होगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम नंबर 3 दैट इज कॉल्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज।
यहाँ पे देखिए आइसोमरेज, पूरा नाम फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, आपको बस आइसोमरेज याद रखना। ये तो बात हुई फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन प्रिपरेटरी फेज में होगा। इस 2 करोड़ का लोन लेकर के सक्सेस हुआ, नहीं तो हो गया पागल। और जब ये पागल होता है तो अल्टीमेटली इसके बाद बनते हैं 2 पागल, और वो नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम का यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो आप सोच रहे हो सर फिर ये क्या है? ये जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में हमें डीएचएपी का फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बिकॉज ऑल दीज आर द रिवर्सिबल स्टेप। एंड इस स्टेप को हम लोग ट्रायोसिस बोलते हैं, और यहाँ जो एंजाइम होता है उसका नाम है ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम। ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम, ये जो ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम है, ये ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस स्टेप पे वर्क करता है जहां फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से क्या बनता है? पागल। अल्टीमेटली ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जब 2 पागल में कन्वर्ट हुआ, 1,3 डाई पीजीएल में कन्वर्ट हुआ, वो बन गया 1,3 डाई पीजीए। इस पर्टिकुलर स्टेप में जो डीहाइड्रोजनेशन यहां हुआ, क्या? डीहाइड्रोजनेशन। तो ये जो डीहाइड्रोजनेशन वाला स्टेप है, इसमें जब यहां स्टेप पे क्या हो रहा है? डीहाइड्रोजनेशन। और ये जो डीहाइड्रोजनेशन होता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम्स का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। ये जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इस डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, इसका पूरा नाम हो जाएगा पागल डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्योंकि हुआ क्या? डीहाइड्रोजनेशन। तो यहां जब डीहाइड्रोजनेशन हुआ, तो यहां एंजाइम का नाम हो जाएगा डीहाइड्रोजनेज। यहां एंजाइम का नाम क्या लिखेंगे? इस स्टेप पे एंजाइम का नाम लिख सकते हैं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये हो गया डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये डीहाइड्रोजिनेज का पूरा नाम है फॉस्फोग्लिसराइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप में 7th नंबर स्टेप पे, ये 1,3 डाइपीजीए से बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो बना, या ग्लिसरेट जो बना, यहां होगा एटीपी का फॉर्मेशन। तो एंजाइम क्या हो जाएगा? क्या होगा? काइनेज। यहां जो काइनेज एंजाइम है, यहां लिखेंगे काइनेज, और इसका पूरा नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। पीजीए काइनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम लिखा है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। स्टेप नंबर 8 की बात करें, तो यहां पे जो एंजाइम होगा, इसका नाम है म्यूटेज। म्यूटेज अंडरलाइन, इसका नाम है इनोलेज। इनोलेज। इस इनोलेज एंजाइम की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आपके यहाँ कंपटीशन में नहीं पूछते, इंपॉर्टेंस तो ग्लाइकोलाइसिस में है। दूसरी चीज की स्टेप नंबर 9 पे आप देख रहे हैं, यहाँ क्या बन रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है, वो याद रखेंगे, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है। एक 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड बनता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। ठीक है। अब लास्ट स्टेप है जहां फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर बन रही है एटीपी, और यहाँ एंजाइम क्या हो जाएगा? काइनेज। इसका पूरा नाम है फॉस्फोइनोल, इसका नाम है पायरुवेट काइनेज एंजाइम, इसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट काइनेज एंजाइम। तो मैं एंजाइम को जो यहाँ पे मैं देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टेप मैंने अंडरलाइन नहीं किए हैं, जैसे ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम लोगों ने लिखा है रेट लिमिटिंग एंजाइम, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पे जो एंजाइम होगा, उसको मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है वो क्या है? इसका पूरा नाम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ये है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, दिस इज रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो ये है हमारे इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस की एक कहना चाहिए कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए, तो आप इसको इस तरीके से 10 स्टेप्स ड्रॉ करके भी इसको याद कर सकते हैं। इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ग्लाइकोलाइसिस। यहां तक अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के, कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बॉक्स में जाकर के उसको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, या कोई भी पॉइंट है तो उसको आप वहां पे नोट कर सकते हैं। और अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, तो हमारा ऐप है ऋषि रोस्टरम नाम से, जो आप गूगल प्ले स्टोर से वहां पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस के रेफरेंस में फर्दर। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस की आगे बात करनी है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है,
इस ग्लाइकोलाइसिस में की अगर बात करूं तो यहां पे हम लोग बात क्या करनी है, दैट इज यील्ड की बात करनी है। क्या क्या बनता है बेसिकली इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। अगर यील्ड की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो यहाँ ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या बनेगा बेसिकली, और बनना क्या है, यहाँ पे एक ही चीज बन रही वो है एटीपी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल एटीपी जनरेट, टोटल एटीपी जनरेट। ये जो टोटल एटीपी जनरेट होगा, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे जो टोटल एटीपी जनरेट है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये जो स्टेप है NAD से NADH2 का बनना, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी देन इट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंटर इनसाइड द ETS टू फॉर्म 3 ATP। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे कि इस पर्टिकुलर NADH2 से जब NADH2 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और कितने एटीपी बनाएगा, 3। एक मॉलिक्यूल से 2 से कितने बन जाएंगे, 6। 2 मॉलिक्यूल से तो इसे एटीपी कितने बनेंगे, 6। तो जब ये ETS के अंदर एंटर करेगा तो फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से अल्टीमेटली जो एटीपी बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 into 2 दैट इज 6 एटीपी। क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीडेटिव का मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। दोबारा लिखते हैं यहां पे फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बात किसकी हो रही है, टोटल एटीपी जनरेट। ये जो टोटल एटीपी जनरेट होगा ये किसकी प्रेजेंस में है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या कह सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो टोटल एटीपी जनरेट होगा, पहला होगा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट इज 3 into 2 दैट इज 6 एटीपी। दूसरा अगर आप बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट एटीपी जनरेशन है ये और सेकंड एटीपी जनरेशन है ये, मतलब फर्स्ट एटीपी जनरेशन एंड सेकंड एटीपी जनरेशन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं SLP, दैट इज कॉल्ड एज SLP। और ये जो SLP है इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 4 ATP विल सिंथेसाइज, 4 ATP, 2 ATP यहां और 2 ATP यहां, टोटल कितना हो गया 4। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो टोटल एटीपी जनरेट, टोटल एटीपी जनरेट कितना हो गया 10, 6 plus 4 10 एटीपी टोटल जनरेट हुए। लेकिन नेट गेन एटीपी कितना होगा, नेट गेन एटीपी, ये जो नेट गेन एटीपी की बात है तो नेट गेन कितना होगा 10 - 2। ये 2 एटीपी वो हैं जो आपने यहाँ पे क्या लिया था, ये लोन लिया था 2 एटीपी का, ये 2 करोड़ का लोन लिया, 2 एटीपी का लोन लिया, अल्टीमेटली क्या हो गया -2 दैट इज इन प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। ये आपका प्रिपरेटरी फेज में यूज हो रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा 8 एटीपी का फॉर्मेशन। नेट गेन एटीपी कितना हो गया 8। याद रखने वाला पॉइंट यहां पे है कि इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नेट गेन एटीपी इज 8, दैट इज 8 एटीपी नेट गेन होगी। यहां तक बात क्लियर है, ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द ग्लाइकोलाइसिस। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रेफरेंस विद दिस, यहां पे बात हो रही है इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलाइसिस में। अब बात करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होगा, टोटल एटीपी जनरेट कितना होगा, टोटल एटीपी जनरेट। ये जो टोटल एटीपी जनरेट है वो कहां से बन रहा है, ये बनेगा क्योंकि ये तो एंटर करेगा नहीं,
ये स्टेप तो एंटर होगी नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपका SLP होगा, एक ये और एक ये, तो टोटल एटीपी कितना जनरेट होगा, टोटल एटीपी जनरेट फ्रॉम SLP that is 4 ATP and net gain ATP that is 2 ATP कितना है, नेट गेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 - 2 और ये 2 है कौन सा, जो आपने लोन ले रखा है, that is utilized in preparatory phase, preparatory phase, use in preparatory phase। अगर हम यहाँ एक बार फर्दर दोबारा बात करें तो नेट गेन एटीपी इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज कितना 2 ATP, और in case of in presence of oxygen that is net gain 8 ATP। this is a complete information about this glycolysis। इस glycolysis में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एनी मेडिकल कंपटीशन और जो भी बायो से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ग्लाइकोलाइसिस में इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्दर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट था जो मैंने नेक्स्ट अभी यहाँ पे बताया है, ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज सच एंजाइम, इसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है और ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है। ओके, ये जो एंजाइम है जिसका नाम है ग्लूकोहेक्सोकाइनेज, ये ग्लूकोहेक्सोकाइनेज भी बेसिकली जब यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है ज्यादा, तो ये क्या करता है, इसी पर्टिकुलर एंजाइम को जाके रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का रोल करता है। ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम क्या करेगा, इसी एंजाइम को जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा होगा तो सच एंजाइम सॉरी सच सबस्ट्रेट आर बाइंड विद दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम है जिसके अंदर एक्टिव साइट है, इसके पास जाके इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा और ये स्टेप रुक जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, ग्लूकोहेक्सोकाइनेज एंजाइम के बारे में, और दूसरा यहाँ पे याद रखिएगा इस पर्टिकुलर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के बारे में, जिसको होते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कुछ चीजें कुछ नए तरीके से मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट और एनी रिक्वायरमेंट, सो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इन वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इट माई चैनल। और अगर आपको जुड़ना है फर्दर मेरे ऑनलाइन चैनल से और ऑनलाइन क्लासेस से, please download the Rishi Rostrum app from the Google Play Store. Okay, thank you so much.